हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले इसमें क्लास 10th का जो मंथली असेसमेंट जारी हुआ है झारखंड बोर्ड का यानी कि जेसीईआरटी द्वारा, उसका सभी का उत्तर जो इतिहास सब्जेक्ट है उसका। इससे पहले दोस्तों आप लोग का जो और एक सब्जेक्ट फिजिक्स का आया था उसका भी मैंने अपलोड कर दिया है सभी का सोल्यूशन, उसको देख लीजिए। अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है और साथ में वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये मंथली असेसमेंट है उस आप लोग को स्कूल में जमा करना है, प्लस इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस को सभी को देखिए, उसका आंसर भी देख लीजिए। हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि उससे संबंधित कोई भी सवाल आए आप लोग एग्जाम में बना करके आए। तो बस हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। बस 1 महीने का संघर्ष है दोस्तों, पढ़ लीजिए तो एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार जितने सारे विद्यार्थी आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए। और इंस्टाग्राम में अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जल्दी से जुड़ सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ सबसे पहला सवाल क्या है, चलिए देख लेते हैं। आप लोग इसमें 10 ऑब्जेक्टिव है, बाकी सारे सवाल यहाँ पर सब्जेक्टिव है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 दोनों मिला करके यहाँ पर सिलेबस से पूछा गया है। पहला सवाल है, एक ऐसा व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था उसे क्या कहते थे। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था उसे क्या, फूलर कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, फूलर, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग पता है ये जो शुरुआत हुई थी 1929 से शुरू हुई थी आर्थिक महामंदी की शुरुआत, तो ऑप्शन सी। और ये सवाल दोस्तों आप लोग का मॉडल पेपर में भी तक काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929, याद रख लीजिए। नेक्स्ट, जेम्स वाट ने किसके द्वारा बनाई गई भाप के इंजन में सुधार किए थे। तो आप लोग पता है इससे संबंधित सवाल भी आप लोग मॉडल पेपर में थे कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो न्यूकोमेन ने किया था। और यहाँ पर पूछा है कि किसके द्वारा बनाई गई भाप इंजन, तो किसके द्वारा बनाया गया था, न्यूकोमेन ने। और जेम्स वाट जो है दोस्तों, न्यूकोमेन ने जो भाप इंजन बनाया था उसको यहाँ पर थोड़ा सुधार किया था जेम्स वाट ने। देखो ठीक है, तो इसका सही उत्तर न्यूकोमेन हो जाएगा। अगला सवाल है, रिंडरपेस्ट क्या है। तो सभी को पता है रिंडरपेस्ट एक पशु रोग है, पशु में ये बीमारी आई थी। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था, तो ये दोस्तों जेम्स हरग्रीव्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाए। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आप लोग ये सोच लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सवाल, क्योंकि मॉडल पेपर में देखने को मिला है और पिछले कई सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो देख रहा हूँ ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सब सवाल आप लोग एग्जाम में आए। इसमें से अमेरिका की खोज किसने की थी, तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला सवाल है, कॉर्न लॉ के द्वारा सरकार ने किस उत्पाद के आयात पर पाबंदी लगा थी। तो दोस्तों कॉर्न नाम से पता चलता है, कॉर्न यानी कि जो मक्का होता है, तो सरकार ने कॉर्न लॉ के द्वारा मक्का की उत्पाद के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, ये देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में कौन से 2 राष्ट्र नई औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन से 2 नए राष्ट्र औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, तो 8 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बेल्जियम और जर्मनी। ये जो 2 राष्ट्र है ये एक अलग से औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे। कब, 19वीं शताब्दी में, बेल्जियम और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का क्या देख लीजिए कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक को दोस्तों ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान कहा जाता है, यानी कि 9 का बिल्कुल सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर चलते हैं, देख लेते क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव सवाल की तरफ चलते हैं और सभी का एक एक करके उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, बीटो का क्या अर्थ है। तो देख लीजिए बीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ मैं निषेध करता हूं। ठीक है बीटो क्या, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या, मैं निषेध करता हूं। नेक्स्ट क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह में कौन कौन से देश शामिल थे। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका मित्र राष्ट्र देश थे। ठीक है, मतलब ये लोग एक साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे। आगे क्या है, जॉबर किसे कहते हैं। तो आप लोग को मैंने मॉडल पर में भी बताया था कि जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था किसी कंपनी का। वो क्या करता था, अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था, बस इतना सा, मतलब उन्हीं को जॉबर कहा जाता था, जॉब देने वाला। ठीक है, जॉबर। कार्डिक किस प्रकार की प्रक्रिया थी। तो कार्डिक एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसका प्रयोग करके, यहाँ पर किसका नहीं, जिसका प्रयोग से कपास, ऊन आदि रेशों को कताई करने के लिए तैयार किया जाता था। अगला सवाल है, व्यापार अधिशेष से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब किसी देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो जाता है तो उस मूल्य को क्या कहते हैं, व्यापार अधिशेष कहते हैं। जब निर्यात क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, मतलब बेचने वाले ज़्यादा है, बिकता ज़्यादा है और हम लोग कम खरीदते हैं, तो हम लोग क्या ज़्यादा लाभ है।
ठीक है। तो ये इसी अवस्था को, इसी मूल्य क्या कहते हैं, व्यापार अधिशेष कहते हैं। गुमास्ता कौन थे, उनके क्या कार्य थे, तो देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ठीक है, यहाँ लिए हो जाएगा। निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी मतलब पैसा दे करके कर्मचारी रख दिया कि तुम लोग देखो। और क्या देखता था, उनका कार्य क्या था, तो देख लीजिए। इनका कार्य निम्नलिखित था। कपड़ों की गुणवत्ता जांचना, मतलब कपड़ों की क्वालिटी कैसा है, ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं। बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, बुनकरों को जो कपड़े बनाते हैं उनको कच्चा माल खरीद कर ला कर देना। और साथ में ये भी देखना कि बुनकर किसी दूसरे को तो सामान बेचने नहीं रहा है, बुनकरों को किसी दूसरे व्यापारी को माल बेचने न देना, यानी कि उस पर नजर रखना कि वो किसी और को माल बेच न पाए। ठीक है। अगला सवाल है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है, तो देख लीजिए। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान के भेदभावपूर्ण और आर्थिक असमानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से विकासशील देशों द्वारा उठाई गई मांग है। ठीक है, कौन देशों, विकासशील देशों ने दोस्तों ये मांग उठाई थी। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समर्थक देशों का मानना है कि विकसित और विकासशील देशों में गहरी असमानता है, गहरी आर्थिक असमानता है। वर्तमान व्यवस्था धनी या विकसित देशों के हितों की ही पोषक है। मतलब क्या, जो विकासशील देश है मतलब वो कम विकसित होता है। ठीक है, विकासशील देश और विकसित क्या, पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है। तो जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है वो डेवलप्ड कंट्रीज के सपोर्ट में है, विकासशील नहीं, अनडेवलप्ड कंट्रीज के सपोर्ट में नहीं है। तो उसी प्रकार देखिए, वर्तमान व्यवस्था धनी या विकसित देशों के हितों की ही पोषक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके इसे न्यायपूर्ण व समान बनाना है, ताकि यह विकासशील देशों के भी हितों की पोषक बन जाए। इसका प्रमुख ध्येय नव उपनिवेशवाद को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं को अधिक तर्कसंगत बनाना है, ताकि थोड़े से विकसित देशों द्वारा बड़ी संख्या वाले विकासशील देशों के अधिक शोषण को रोका जा सके। यानी कि थोड़े से विकसित देश जो हैं उनके द्वारा जो विकासशील देशों का शोषण होता है उसको रोका जा सके। इसका मेन उद्देश्य यही था, अंतर्राष्ट्रीय ये जो है आर्थिक प्रणाली है। ठीक है। अगला सवाल है, युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम किन दो प्रभावों के साए में आगे बढ़ा, तो देखिए दो प्रभाव निम्नलिखित है। क्या है, पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। ठीक है। सोवियत संघ भी वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया था। ये दो सबसे बड़े प्रभाव थे। ठीक है। आगे देख लिए 19 नंबर क्या है, 19वीं शताब्दी में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में तकनीकी कारों की भूमिका। मतलब 19वीं शताब्दी में क्या क्या तकनीकी क्षेत्र में बदलाव आए थे। देखिए मैंने ये आप लोग को मॉडल पर बताया था कि 19वीं शताब्दी में तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। क्या क्या हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से भाप का इंजन, रेलवे, टेलीग्राफ आदि थे। इनका मतलब और सब मतलब नया नया चीज़ इसमें अप्लाई किया गया था। यातायात और परिवहन के साधनों में भी सुधार किए गए थे। तेज चलने वाली रेलगाड़ियों का निर्माण किया गया। जलपोतों का आकार बढ़ा दिया गया था ताकि किसी भी उत्पाद को दूर बाजार में कम लागत पर आसानी से पहुंचा जा सके। रेफ्रिजरेशन की तकनीक भी जहाज़ों में स्थापित की गई। मतलब जो रेफ्रिजरेशन, जो ठंडा करने की चीज़ें, बहुत देर तक चीज़ों को ठंडा रखता था, मतलब चीज़ें खराब नहीं होती थी, ताकि जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा पर ले जा सके। जैसे मांस का परिवहन दोस्तों तभी से शुरू हुआ था, मांस का ट्रांसपोर्टेशन, जब ये जो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन का मतलब तकनीक लगाई गई थी तब। और अंतिम सवाल 20 नंबर है, विज्ञापन नए उपभोक्ता पैदा करने का एक सशक्त माध्यम है, इस कथन की व्याख्या करें। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, कि विज्ञापन उपभोक्ता को जानकारी देने का सशक्त माध्यम है, क्योंकि उत्पादक उपभोक्ताओं से मीलों दूर होता है तथा उसके साथ प्रत्यक्ष संपर्क रखने में असमर्थ होता है। वस्तुओं के मध्यवर्ती स्पर्धा के कारण प्रतिदिन वह उत्पाद की कोई नई किस्म तैयार करता है तथा उसके बारे में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को सूचित करना चाहता है। मतलब क्या, जो चीज़ें खरीदता है वो तो कंपनी के पास में नहीं रहता है ना। ठीक है, मतलब कोई हर लोग थोड़ी सा रहेगा वहाँ, तो क्या उपभोक्ता जो है मीलों दूर रहता है। ठीक है, उससे संपर्क करना जरूरी है, तो क्या करता है, उसके कारण ये विज्ञापन निकालता है। और क्या है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को जानकारी देने का सबसे सरल एवं सबसे सशक्त माध्यम विज्ञापन ही है, जिसकी वजह से वह अपने उपभोक्ताओं के बीच संपर्क रख सकता है। हम लोग कोई भी चीज़ जानते हैं कि नए शैम्पू निकल रहा है, नया तेल निकल रहा है, किसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। अगर विज्ञापन ही नहीं निकलता है तो हम लोग नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती कभी, बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है, तो यही चीज़ है विज्ञापन दोस्तों, और ये एक सशक्त माध्यम है किसी भी चीज़ नए उपभोक्ता तक पहुँचने का। तो ये था दोस्तों सारा सवाल आप लोग का,
ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया है, और इसमें सारे सवाल दोस्तों आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हर एक सवाल को देख लीजिए। मैंने हर एक आंसर को आप लोग को बता दिया है, और एग्जाम में दोस्तों आएगा तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है दोस्तों। ये सब आप लोग स्कूल में भी जमा करना है, तो लिख के आराम से स्कूल में जमा कर सकते हो, कोई नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बता दिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।